आज का विषय है मांसपेशी विकृति। यह आनुवंशिक रीति से निर्धारित पेशी ह्रास अथवा अपकर्ष करने वाला बढ़ता हुआ मांसपेशी रोग है जो विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। जब यीशु पैदा हुई तब हमारा दिल खुशियों से झूम उठा। धीरे धीरे उसके असामान्य शारीरिक विकास के संकेत प्रकट हुए। अंततः उसकी रोग निदान जांच द्वारा रीढ़गत मांसपेशियों की विकृति की पुष्टि की गई। 5 सालों तक स्नेहमयी देखभाल एवं व्यायामों ने मेरी उम्मीदों को जिंदा रखा। 5 साल के बाद हमने सच्चाई माननी शुरू कर दी कि यीशु को कुछ गंभीर शारीरिक समस्याएं थी। यीशु के 9 साल के होने पर बेबी मोनिका का जन्म हुआ। इस दौरान यीशु ने हमारे गम बांटे। मोनिका की स्थिति कहीं ज्यादा शोचनीय थी क्योंकि संकुचनों के परिणाम स्वरूप उसे अक्सर सांस का तनाव रहता था। रीढ़गत मांसपेशी विकृति यह एक आनुवंशिक विकृति है। यह संभवतः X से जुड़ा हो सकता है, X गुणसूत्र। यह आनुवंशिक संकेत पद्धति में एक त्रुटि है जो असामान्य मांसपेशी विकास एवं क्रिया का कारण है। एक सुनिश्चित नैदानिक जांच के लिए तंत्रिका तंत्र परीक्षण मदद करता है। यीशु और मोनिका, इन दोनों बहनों का जीवन वृत्त एक सार्थक अध्ययन तथा परस्पर जानकारी के लिए आधार प्रदान करता है। मांसपेशी विकृति के प्रति प्रत्येक रोगी की मानसिक तथा शारीरिक प्रतिक्रिया भिन्न होती है। उनकी देखभाल में आवश्यकता अनुसार भिन्नता तथा एकरूपता की आवश्यकता है। यीशु का जीवन वृत्त। यीशु की रोग निदान जांच द्वारा पता चली उसकी बढ़ती हुई मांसपेशी कमजोरी। उसकी चिकित्सीय जांच से पता चला समीपस्थ मांसपेशियों की कमजोरी, सारे गहन प्रतिवर्त अथवा रिफ्लेक्सेस अवनत यानी डिप्रेस्ड हैं। संवेदना सामान्य है परंतु महत्वपूर्ण गति का अभाव है। उसकी काफी हद तक तीव्र बुद्धि है। पांव का तलवा अंदर को मुड़ा हुआ है और पसलियों के बीच बढ़ता हुआ फासला। उसमें सभी रिफ्लेक्सेस का अभाव है। उसे देखने से पता चला कि वो लुढ़की, घुटनों पर घिसटी, खड़ी हुई, कुछ कदम चली पर असंतुलित थी। उसे गर्दन की मांसपेशी की काफी कमजोरी थी। उसके ऊपरी और निचले अंगों में कमजोरी थी और रिफ्लेक्सेस यानी प्रतिवर्त का अभाव था। मोनिका का जीवन वृत्त। मोनिका की रोग निदान जांच के द्वारा शीघ्र ही पता चला कि उसे रीढ़गत मांसपेशी विकृति अथवा स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी टाइप 2 थी। चिकित्सीय प्रगति के दौरान पाया गया कि वो कभी नहीं चली। उसके शरीर के ऊपरी एवं निचले अंगों में कमजोरी निरंतर बढ़ती गई। उसकी पीठ में एक कुबड़ विकसित हो गया और उसे अपने सिर को हाथों से सहारा देना पड़ता है। मैं कहाँ हूँ? मैं जीवन के इस दौर में कितना आगे आ गई हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ? मेरी जिम्मेदारी है आत्मनिर्भर होना। मैं अपने दृढ़ संकल्प को नष्ट नहीं होने दूंगी। मैं अपने मस्तिष्क को नष्ट होने से कैसे बचा सकती हूँ? मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति बनना चाहती हूँ। शिक्षा जन्म से ही शुरू हो जाती है। शुरुआत में मेरे माता पिता ने मुझे सबसे बड़ी शिक्षा दी कि लगन का पक्का होना चाहिए। मेरे नाना जी मेरे सबसे अच्छे शिक्षक थे। मुझे पढ़ने और सीखने का आनंद लेने के लिए प्रेरित करते रहे।
अध्यापकों ने मेरी विकलांगता को समझा और एक सामान्य व्यक्ति बनने के लिए बढ़ावा देते रहे, लेकिन मेरे लिए विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसा कि उच्च शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षित है, दिल्ली विश्वविद्यालय में पहिया कुर्सी उपयोग करने वालों या विकलांगों की आवश्यकता अनुसार कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। महाविद्यालय परिसर का माहौल ना मिलने पर भी पत्राचार द्वारा पढ़ाई ने आत्मानुशासित अध्ययन के लिए नींव डाली। एप्टेक, जहां मैंने कंप्यूटर के बारे में प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्राप्त की, वहां पहिया कुर्सी उपयोग करने वालों की पहुंच बहुत आसान है। ये मेरी वाकई में पहली गंभीर पढ़ाई थी। इसी दौरान मेरे पिताजी मुझे कंप्यूटर सिखा रहे थे। मुझे अब भी वो खुशी याद है जो उनके चेहरे और आवाज में थी। शाबाश बेटा शाबाश, देखिए आज यीशु ने अपना पहला प्रिंट आउट निकाला। हम सभी को प्रेरणा की जरूरत होती है। मैं तब 22 वर्ष की थी जब मैंने SBL कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोला। मेरे माता पिता ने मुझे ट्रेनिंग सेंटर चलाने में भरपूर समर्थन दिया। हर नए पहलू से निपटते हुए मेरा आत्मविश्वास, सुरक्षा एवं संतुष्टि बढ़ती गई। मेरी 125 रुपए की पहली कमाई ने मुझे अपार प्रसन्नता दी। मैं इतना मायूस हो चुकी थी कि मैं शायद ही कभी कुछ कमा पाऊंगी। मुझे पैसे का इतना मूल्य इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। SBL में हमारे शिक्षण का आधार है कि प्रत्येक विद्यार्थी आशय को समझता है। यीशु के माता पिता समझदार थे, जिन्होंने उसमें इतना आत्मविश्वास पैदा किया। प्रेरणा देने का उनका उद्देश्य सफल हुआ जब यीशु ने अपने अंदर शीघ्रता से आत्मविश्वास विकसित किया। जरा सोचिए नर्स, हम कैसे, कहां और क्यों सीखते हैं? सीखना है खुशी के लिए, सेवा के लिए, आत्मविश्वास के लिए, मानवीय ऊर्जा के संरक्षण के लिए, कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता के लिए, रोगी की गुणवत्तापूर्ण देखभाल के लिए, व्यवसायिक जिम्मेदारी के लिए, अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए और नर्सिंग की संपूर्णता के लिए। सही सीखना आनंदपूर्ण है और एक पीड़ादायक प्रक्रिया भी। हमारे सीखने के प्रमाण हमारे कार्यों में अभिव्यक्त होते हैं। SBL के विकास के लिए आप किन व्यक्तियों को महत्वपूर्ण मानती हैं? जैकी और रवि, जिन्होंने मुझे छात्रों, विदेशी लोगों और राजदूतावासों के कर्मचारियों से मिलवाया। आप जैकी से कैसे मिली? मैंने एक संस्था मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट टू सर्व द हैंडीकैप्ड के बारे में सुना था। मैंने उन्हें फ़ोन किया। पूरे भारत में जैकी ही एक ऐसी महिला थी जिन्होंने मेरा विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं मांगा। उन्हें मेरा कौशल चाहिए था। जैकी ने मैश के द्वारा मुझे प्रोत्साहित किया और मेरी सबसे ज़्यादा मदद की। जैकी एक नर्स प्रबंधक हैं जो विभिन्न कठिनाइयों से ग्रस्त लोगों की भलाई के लिए अत्यंत संवेदनशीलता से काम कर रही हैं। रवि SBL में ये सीखने आया था कि कंप्यूटर में वित्तीय लेखाओं का प्रबंधन कैसे करते हैं, जिसे मेश में अब सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा बैंड-एड्स और टीकाकरण तक ही सीमित नहीं, ये लोगों की संपूर्ण देखभाल की एक वास्तविक प्रक्रिया है। नर्सों, डॉक्टरों तथा सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने यीशु तथा उसके माता-पिता की क्रियात्मक सक्षमता को बढ़ावा देने में मदद की। स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले किसी भी व्यक्ति की देखभाल के लिए मुख्य तथ्य हैं शरीर क्रिया व्यायाम, मानसिक उत्प्रेरणा, भावनात्मक स्थिरीकरण तथा आत्मिक परिपक्वता। मूल शरीर रचना विज्ञान तथा क्रियात्मक शरीर विज्ञान ये समझने में हमारी मदद करते हैं
कि विकासात्मक प्रक्रिया के दौरान मांसपेशी की किन विशेष विशिष्टताओं में बाधा आई है। मांसपेशी प्रणाली विशेष रूप से संदर्भित करती है कंकाल तंत्र मांसपेशी ऊतक जो प्राय अस्थियों से जुड़े होते हैं। इसके कार्य हैं शक्ति प्रदान करना, शरीर की गतिविधियों को, स्थिरता प्रदान करना, शरीर की स्थिति को, उदाहरण के लिए सीधा बैठना, उत्पन्न करना गर्मी को। इसकी 5 मुख्य विशिष्टताएं हैं। उद्दीपन, मांसपेशियां उत्प्रेरित होती हैं जब रसायन तंत्रिका, तंत्र या तंत्रिका प्रेषक से स्रावित होता है या रक्त द्वारा हार्मोन्स का वितरण होता है। संचालन, मांसपेशी कोशिका या तंत्रिका कोशिका की क्षमता द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा झिल्ली के साथ कार्यशील क्षमता का संचालन होता है। संकुचन, मांसपेशी ऊतक छोटे और मोटे या संकुचित होते हैं जो काम करने की शक्ति पैदा करते हैं। विस्तार, मांसपेशी विस्तारित हो सकती है बिना ऊतकों के नष्ट हुए। तन्यता या इलास्टिसिटी, वो क्षमता जो मांसपेशी ऊतक को अपनी वास्तविक आकृति में संकुचन या विस्तार के बाद लौटा दे। पैसिव एक्सरसाइज, यद्यपि इससे संचालन शक्ति वापस नहीं लौटती है, एक समझदार व्यक्ति जैसे कि यीशु के माता पिता या भौतिक चिकित्सक के द्वारा करनी आवश्यक है, क्योंकि यीशु अपने ही शरीर की स्थिति से तालमेल बिठाने में असमर्थ है। औपचारिक ज्ञानार्जन के अलावा मानसिक उत्प्रेरणा के अनेक रूप हैं। विकलांगों के द्वारा आयोजित सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना स्वतंत्रता के लिए मेरी तीव्र चाहत का एक भाग है। मेरे माता पिता के लिए ये एक कठिनाईपूर्ण क्षेत्र है जिस पर हम काम कर रहे हैं। भावनात्मक स्थिरता एक जटिल प्रक्रिया है, फिर भी ये स्वस्थ तंत्रिका तंत्र पर निर्भर एवं परिपक्वता का अभिन्न अंग है। तंत्रिका प्रणाली, मस्तिष्क एवं सुषुम्ना लगातार और साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की रचना करते हैं। सुषुम्ना तंत्रिका 31 जोड़ी होती हैं जो कि प्रत्येक एक विशेष सुषुम्ना सखंड या सेगमेंट की जड़ से जुड़ी होती हैं, जो शरीर के ज्यादातर भागों तथा सुषुम्ना के बीच संचार का रास्ता होता है। पूर्ववर्ती या उदरतलीय जड़ के अंतर्गत गति तंत्रिका अक्ष तंतु या मोटर न्यूरॉन एक्सॉन्स होते हैं जो सुषुम्ना से बाहरी भाग की ओर तंत्रिका वेग संचालित करते हैं। पश्चीय या पृष्ठीय जड़ में संवेदी नाड़ियों के तंतु होते हैं जो सुषुम्ना की ओर बाहरी भाग से तंत्रिका वेग संचालित करते हैं। किताबें मेरी सबसे बड़ी सहायकों में से एक है। अपने परिवार की भावनाओं को समझना एक कौशल है जो मेरे प्रमुख सहायक हैं। इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि मेरे किसी निवेदन से किसी भी व्यक्ति में नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न न हो। मुझे एक बार और स्नान करने की इच्छा हो सकती है, किंतु इसके लिए किसी व्यक्ति को काफी मेहनत करनी होगी। दूसरों की मानसिकता को समझने की मेरी शक्ति तथा मेरी ज्ञात आवश्यकताओं के बीच एक सूक्ष्म संतुलन जरूरी है। बिना उदास हुए या मांग किए भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए सुषुम्ना के कार्य की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ अनुग्रह भी हो जो असुविधा को सह सके तथा अत्यधिक अपूर्ण इच्छाओं के रहते हुए भी स्नेहपूर्ण हो। सुषुम्ना प्रक्रिया विज्ञान की 2 प्रमुख क्रियाएं हैं। द व्हाइट मैटर ट्रैक्ट्स या सफेद पदार्थ पथ तंत्रिका वेग को फैलाने वाले महापथ हैं। इस महापथ पर संवेदीय संकेत बाहरी भाग से मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होते हैं। गति संकेत मस्तिष्क से बाहरी भाग की ओर प्रवाहित होते हैं। द ग्रे मैटर या स्लेटी पदार्थ आदान प्रदान की सूचनाओं को ग्रहण एवं संयोजित करता है। मेरे मनोभाव काफी गहनता के साथ मेरे परिवार तथा सहायकों के मनोभावों से जुड़े हैं। अंतर्द्वंद से तालमेल व्यापक रूप से मेरी मानसिक निराशा को, योग्यता की अनुभूति तथा कष्टों के प्रति मेरे रुख को प्रभावित करते हैं।
नरसिंह हृदय को छूती है। ये अनकहे गहरे दुखों, खालीपन तथा अकेलेपन को भांपती और पहचानती है। अवनमन या डिप्रेशन केवल एक स्थिति नहीं, बल्कि इसके अनेक रूप हैं। उदासी से छुटकारा पाने में मदद देने के लिए हमें व्यक्ति की प्रकृति तथा उसके निराश मन की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी एक अकेला सिद्धांत हर एक उदासी या निराशा से छुटकारा नहीं दिला सकता। किसी एक उस व्यक्ति पर हमें प्यार या गुस्सा उभरता है जिस पर हम निर्भर होते हैं या जो हम पर निर्भर होता है, क्योंकि शरीर, मन एवं आत्मा और दिल, दिमाग एवं इच्छा के बीच एक निश्चित संबंध होता है। कंकाल तंत्र। सभी अस्थियां उनसे संबंधित नरम अस्थियां तथा जोड़ शरीर को प्रदान करते हैं सहारा एवं सुरक्षा, गतिशीलता में सहायता, उन कोशिकाओं को आश्रय जो रक्त कोशिकाएं पैदा करती हैं, समस्त खनिजों का भंडारण। मांस और अस्थियां मनुष्य को आत्मा से भिन्न बनाते हैं। एक मनुष्य की आत्मा उसकी अस्थियों एवं मांस के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यीशु के आंतरिक व्यक्तित्व और उसके परिवार का अवलोकन हमें उन लोगों की बातें ज्यादा प्रभावशाली ढंग से समझने में मदद करेगा जो उदासी का अनुभव करते हैं। लगभग 15 वर्ष की आयु से मैं उदासी से संघर्ष कर रही हूँ। मेरे लिए शर्मिंदगी एक निरंतर संघर्ष बन चुकी है। हर एक चीज के लिए दूसरों पर मेरी निर्भरता से मेरे अंदर असहायता का बोध हुआ और इससे मेरे अंदर एक असुरक्षा की भावना बढ़ती गई। धोखा या छल कपट समस्याएं पैदा करता है। छात्र निर्देशों का पालन नहीं करते और वायरस प्रभावित डिस्क कंप्यूटर में डाल देते हैं क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं सकती हूँ, और वे लोग भी जो बिना पैसे दिए चले गए। मैं मोनिका की दशा देखकर निराश हो जाती हूँ। उसके संकुचन कुबड़ेपन को और ज्यादा बढ़ाते हैं तथा श्वसन कष्ट के कारण उसे श्वास लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैंने मोनिका के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक प्रवृत्ति विकसित की और उसे लोगों के साथ परस्पर मेलजोल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उदासी या निराशा शायद अपने आप में एक अफसोसजनक व्यवहार के रूप में प्रकट हो, जैसे कि अत्यधिक काम करना, सोना, खाना आदि। मैं दिन में केवल एक बार भोजन करती हूँ। मेरा वजन आसानी से बढ़ सकता है, जो मेरे लिए पहिया कुर्सी पर तथा उनके लिए जो मेरी मदद करते हैं बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। जब मुझे गर्म चाय पीने में मजा आता है तब मैं जानबूझकर कुछ और चुनती हूँ। मुझे पढ़ने में आनंद आता है। जब मैं खूब पढ़ रही होती हूँ तब मैं इससे हटकर संगीत सुनती हूँ ताकि मैं एक संतुलन कायम कर सकूं। यीशु ने अपनी भूख पर काबू पाकर परिपक्वता एवं समझदारी दिखाई है। अपनी दिनचर्या को नियंत्रित कर जब उसकी आवश्यकता पूर्ति तुरंत नहीं होती तब वो स्वयं को अनावश्यक तनाव से बचा सकती है। परंतु यीशु को स्वयं के प्रति उदार होने, स्वीकारने तथा बिना किसी अपराध बोध के स्वयं से प्रेम करने की आवश्यकता है। सारे जगत में पवित्र आत्मा के कार्य, प्रभु की महिमा का एक नया है प्रकाशन। आपको उदासी से निपटने में सबसे ज्यादा क्या मददगार साबित हुआ? नर्सिंग विद अ डिफरेंस मॉडल। भले मैं चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित नहीं हूँ, फिर भी वो मुझे काफ़ी पठनीय लगा। इससे मैं एक नर्स एवं एक रोगी के एहसास से खुद को जोड़ सकी और इससे मुझे काफ़ी मदद मिली। साथ ही में मुझे प्रभावित किया एक नर्स की टिप्पणी ने कि हम बदलते रहते हैं, ईश्वर नहीं। हम हर हालत में ईश्वर की दखल देने की शक्ति को मानते हुए अपने संसाधनों का कैसे उचित प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कष्टों के बारे में जब नर्स से पूछा तो नर्स और बाइबल की मदद से उदासी एवं कष्टों के प्रति मेरे दृष्टिकोण में बदलाव आया और धीरे धीरे ये और भी सकारात्मक होता गया। मैंने कभी भी कष्टों को महिमा, आशा या शांति से नहीं जोड़ा। मैं हमेशा ये सोचती थी कि इस पहिया कुर्सी से कैसे छुटकारा पा सकूं
भले ही इसमें कितना समय लग जाए। यीशु के थोड़ा समझदार होने से पहले ही मां की उदासी के कई कारण थे, जैसे 4 बार प्रसवोपरांत की निराशा। चाहे मैं थकी या बीमार होती थी, पर व्यायाम की जरूरत को समझती थी, लेकिन व्यायाम लगातार करने पर भी कोई सुधार नहीं हुआ। इसके साथ ही घरेलू कामों ने इसे और भी मुश्किल बना दिया। यीशु जब 9 साल की थी तब मोनिका का जन्म हुआ। 6 माह के भीतर ही डॉक्टरों ने तंत्रिका तंत्र परीक्षण के द्वारा उसका रोग निश्चित कर दिया था। तंत्रिका तंत्रीय परीक्षण के 6 घटक हैं। मस्तिष्कीय क्रिया जो कि मानसिक स्थिति को दर्शाती है, कपालीय तंत्रिकाओं की क्रिया, अनुमस्तिष्कीय क्रिया, मोटर अथवा गति की क्रिया, संवेदीय तंत्रिका की क्रिया, गहन स्नायु परावर्तन। शरीर में दोनों तरफ के अंगों की क्रियाशीलता एवं सफल संचालन में सामंजस्य पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। हमेशा शरीर के एक हिस्से की दूसरे हिस्से से तुलना करें। गतिक क्षमता की मात्रा को देखें। उदाहरण के लिए दाहिनी द्विशिर मांसपेशियों के साथ बाएं द्विशिर मांसपेशियां। मुझे गहरा सदमा लगा। मैंने लगातार 40 दिनों की पूजा और उपवास किया ताकि ईश्वर उसे ठीक कर दे और वे अपने पैरों पर चल सके। इसके बाद मैंने नीति को स्वीकार कर लिया। इस दौरान मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया, क्योंकि ये दोनों पूरी तरह से हम पर निर्भर हैं, इसलिए हमको रात में 7 या 8 बार उठना पड़ता है। हमारा उद्देश्य इनको प्रोत्साहित करना तथा ज्ञान प्रदान करना है, जिससे कि बिना निराशा हुए ये अपनी स्थिति को स्वीकार कर लें। हम भाग्यशाली हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण नौकर रख सकते हैं। बच्चे माता पिता पर रौब जमाते हैं, लड़कियां अपनी भड़ास नौकरों पर निकाल लेती हैं, जो एक तरह से परिवार के सदस्य ही हो चुके हैं। फिर भी परिवार के किसी एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है। रविवार का दिन हमारे लिए सबसे अधिक मुश्किल होता है। आपके जीवन में कष्टों का क्या अर्थ है? इसका कोई मतलब नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, केवल घना अंधेरा। नर्स, आप ऐसी स्थिति में कैसे मदद करती हैं? जीवन में रंग लो प्रभु, है ये केवल आपका ही। दोस्त, आज आप कैसी हैं? मैं अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार हूँ। फिजियोथेरेपी या व्यायाम करने का मुख्य कारण है मांसपेशी गतिविधि को कायम रखना, आगे की विकृति रोकने हेतु शारीरिक मांसपेशियों को ढालना, मांसपेशियों को मजबूत, उत्प्रेरित, खिंचाव युक्त तथा सहज बनाना। हाथ की पकड़ का अभ्यास, इससे हाथों की क्रियाशीलता को कायम रखने के साथ साथ मेरी उंगलियों की पकड़ भी मजबूत होती है। बाजू क्रियाशीलता के द्वारा बाहों की मांसपेशियों की क्रियाशीलता एवं मजबूती कायम रखने में मदद मिलती है, क्योंकि मैं अपनी बाजू या कंधों का प्रयोग नहीं कर सकती। कंधों की क्रियाशीलता शरीर की आकृति बनाए रखती है, कांक तथा ऊपरी लिम्फ गार्ड के लसीका द्रव के बहाव को उत्प्रेरित करती है। नियंत्रित लंबी सांसें भरना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं अपनी छाती की मांसपेशियों, पसलियों तथा फेफड़ों को पर्याप्त फैलाव पाने में असमर्थ हूँ। फेफड़ों के ज्यादा फैलाव से बेहतर प्राणवायु मस्तिष्क और पूरे शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं तक पहुँचती है। ये भी महत्वपूर्ण है कि शिराओं से आने वाले रक्त के लिए पूर्ण ऑक्सीजन मिलना सुनिश्चित किया जाए। ग्लूटियल मांसपेशियों को निश्चित रूप से दिन में कम से कम 3 बार संकुचित तथा शिथिल करना आवश्यक है, जिससे कि पहिया कुर्सी में बैठे रक्त प्रवाह बना रहे तथा दाब घाव से बच सके। पांव एवं टांगों का अभ्यास इसलिए जरूरी है ताकि मांसपेशियों को फूली हुई शिराओं तथा ऐंठन से बचाया जा सके, क्योंकि पहिया कुर्सी में बैठने से पांव एवं टांगे लगातार बंधन में
तथा क्रियाहीन रहती हैं। टांग, टखने एवं पंजे की पैसिव एक्सरसाइज में विस्तरण, आनमन, अपवर्तन, अभिवर्तन तथा पर्यावर्तन आवश्यक है, जिससे घुटनों तथा टखनों के पास की सूजन और जोड़ों की अकड़न को रोका जा सके, जिनके कारण अंग विकृति बढ़ती है, जैसे कि पैरों का ढीलापन। इसके अतिरिक्त दाव घावों को भी रोका जा सकता है। इसके साथ ही कभी कभी पहिया कुर्सी पर होने के दौरान पांव तथा टांगों की स्थिति बदलते रहने से भी आराम मिलता है। पीछे की मांसपेशी को खींचने और 10 सेकंड फैलाकर रोकने से शरीर के सीधेपन को बनाए रखने में मदद मिलती है, जो कि पहिया कुर्सी में एक मुद्रा में ही बैठने के कारण सीमित रहती है। मुझे एक्सरसाइज करते समय बहुत आनंद आता है। इससे मैं अच्छा और चुस्त महसूस करती हूँ। ईशु शरीर प्रक्रिया व्यायाम के महत्व को जानती है। शरीर क्रिया विज्ञान अथवा कार्य शरीर प्रक्रिया के व्यायाम से मांसपेशीय क्रियाशीलता के दौरान कोशिकाओं में बदलाव और अंग कार्यशील होते हैं। नियमित व्यायाम हड्डियों, मांसपेशियों तथा अन्य ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। संकुचन, पैर का ढीलापन, सूजन तथा दबाव वाले बिंदुओं पर ऊतकों का नष्ट होना, मांसपेशी तथा स्थिति से थकान आदि नए परिवर्तनों को रोकता है। सिर एवं गर्दन, छाती तथा कंधे, पीठ, बाजू, कोहनी, हाथ और उंगलियां, जांघ, घुटने, पिंडली, टखने, पैर, एड़ियां तथा पंजे के अच्छे तालमेल को प्रोत्साहित करता है। पहिया कुर्सी पर बैठे व्यक्तियों की संसाधनों तक पहुंच की कमी उन्हें दुगना विकलांग बना देती है। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के अनुसार विकलांगों की लोगों तक पहुंच सुगम बनाने के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन कहीं भी धन पहुंचने के कोई प्रमाण नहीं है। मेरे माता पिता के दृढ़ निश्चय और कार की सुविधा के कारण मैं स्कूल और कंप्यूटर ट्रेनिंग कर सकी, लेकिन उन अनेक पहिया कुर्सी से जुड़े बच्चों का क्या होता होगा जिनके माता पिता आर्थिक रूप से अक्षम हैं? कहाँ जाएं गरीब अनपढ़ लोग जिनके एहसासों एवं संवेदनाओं को कुचल दिया जाता है? इन असहाय दुखी परिवारों के लिए आशा कहाँ है? उन नियोजन समितियों के लिए क्या कहें? कितने विकलांग नर्सें या फिजियोथेरेपिस्ट इनके साथ सक्रिय तौर पर शामिल हैं या उनके विचारों को रूप दिया जाता है? श्री फोर्ट कॉम्प्लेक्स और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ये दिखाते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है यदि कल्पना शक्ति हो, समझ हो और साथ में संवेदनशीलता, ना कि दया। हम अपने दिलों को इतना कठोर ना बनाएं जो कानून को सुनने से इनकार कर दें। दाइयां एवं नर्सें जो प्रसव पूर्व माताओं की देखभाल करती हैं, शिशु कल्याण क्लिनिक, बच्चों के वार्ड, बहिरंग बाल रोगी क्लिनिक, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की नर्सें तथा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़ी सभी नर्सें। सतर्क संवेदनशील नर्सें वे पहली व्यावसायिक स्वास्थ्य कर्मी होती हैं जो बच्चे की डॉक्टरी जांच की तैयारी के लिए और परामर्श के बाद श्वसन तथा अन्य अभ्यासों के प्रबंध हेतु माता पिता को सहायता देती एवं प्रोत्साहित करती हैं। इंटरनेट पर मांसपेशी विकृति से संबंधित काफी जानकारी उपलब्ध है, पर काफी नर्सों की पहुंच इंटरनेट तक नहीं होती। लेकिन अधिकतर नर्सों की पहुंच लिपिनकोट मैनुअल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस तक अवश्य होनी चाहिए। लिपिनकोट मैनुअल में स्पष्ट रूप से चिकित्सालय संबंधी प्रकटीकरण की रूपरेखा दी गई है। ये रूपरेखा नर्सों को एक साफ तस्वीर प्रदान करती है ताकि वे किसी शिशु या बड़े रोगी के रोग लक्षणों तथा डॉक्टर की टिप्पणियों की तुलना कर सकें। डॉक्टर और नर्सें ज्यादा प्रभावशाली ढंग से चर्चा कर माता पिता को सार्थक एवं व्यवहारिक मदद दे सकते हैं ताकि रोगी की उम्र का विचार न करते हुए उसकी सभी जिज्ञासाओं और भावनाओं की कद्र की जा सके।
समय ईश्वर से प्राप्त एक उपहार है जो नर्सों द्वारा उसकी महिमा और सभी मरीजों की बेहतरी के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रत्येक नर्स समयबद्ध होती है। शुभ चिंतक, देखभाल करने वाली तथा दयालु नर्स जो दिन के प्रत्येक क्षणों को तथा अपने रोगियों को मनुष्य तथा समय के सृष्टिकर्ता के सम्मुख समर्पित करती है, वही बेहतर ढंग से समय के साथ तालमेल कर सकती है। उसी के पास पर्याप्त समय एवं अनुग्रह होगा ताकि अभिभावकों एवं बच्चों की देखभाल सभी प्राथमिकताओं के साथ कर सके। नर्सिंग मूल्यांकन अभिभावकों की व्यक्तिगत पीड़ा के समय स्पष्ट होता है, जब देखभाल, अभ्यास, कठिन परिश्रम एवं लगन के बावजूद कोई प्रत्यक्ष सकारात्मक सुधार नहीं दिखता। रोगी तथा परिवार के साथ सहभागिता समस्त मानव जीवन के रचयिता की ओर से उपहार है। ये ईश्वर के प्यार से उपजता है, न कि धर्म से। प्रभावशाली नर्सिंग मूल्यांकन की जरूरतें हैं ईश्वर से आत्मिक संसर्ग तथा रोगी एवं उसके अभिभावकों से भौतिक संसर्ग, रोगी के शरीर और अंगों की मांसपेशीय क्षमता का कुशल अवलोकन तथा संवेदनापूर्ण एहसास, दैनिक जीवन यापन के वास्तविक एवं सक्षम कुशल विकास की प्रारंभिक पहचान, रोगी के अभिभावकों या सेवा करने वालों की वास्तविक आवश्यकताओं को सुनना एवं देखना। नर्सों द्वारा की गई नैदानिक जांच प्रकट करती है उनके निर्णायक कौशल को, जो उनके देखने, सुनने, जांचने तथा सूंघने के अनुभव से आता है। ये दोनों वस्तुपरक एवं व्यक्तिपरक मूल्यांकन को समाविष्ट करता है। जब संवेदी अंगों की क्रियाशीलता सर्वोच्च स्तर की ना हो, तब यह जीवन शैली में सामंजस्य स्थापित करता है। नर्सिंग नैदानिक जांच सभी व्यावसायिक स्वास्थ्य कर्मियों के बीच प्रभावी संसर्ग कायम होने के लिए अनिवार्य है। संचार विचारों का आदान प्रदान है। संसर्ग गहन भागीदारी की एक व्यापक श्रृंखला है जो सेवा, ढांढस बंधाना, विश्वास तथा ईश्वर के चंगाई देने वाले प्यार को बताता है। संसर्ग ही अस्पताल, घर एवं समुदाय में रोगी की देखभाल करने के प्रभावशाली नर्सिंग प्रबंध का आधार है। संसर्ग डॉक्टर की रोग निदान जांच को सुदृढ़ एवं संपूरक बनाता है। जटिलताओं के कारण संभावित मानसिक आघात के बिना ही रोगी और उसके घरवालों को मांसपेशी विकृति से निपटने में पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। नर्सिंग हस्तक्षेप एक व्यावहारिक कला तथा एक विज्ञान है जो सुविचारित समस्या समाधान के प्रयास पर आधारित है। ये रोगियों की नर्सिंग तथा विशेष स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों को पूरा करता है। ये परस्पर संबंधित, परस्पर निर्भर तथा प्रत्येक रोगी एवं उसके परिवार के लिए संपूर्ण नर्सिंग प्रक्रिया का मुख्य केंद्र है। यद्यपि नर्सिंग हस्तक्षेप मांसपेशी विकृति के प्रकार एवं गंभीरता के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, पर उसकी देखभाल एवं प्रबंध के सिद्धांत नहीं बदलते। इसके लिए आवश्यक है अच्छा श्वसन प्रतिमान, निगलना एवं हृदय से प्रवाह को बनाए रखना, ज्यादा से ज्यादा गतिशीलता बनाए रखना, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को प्रोत्साहित करना, संकटकालीन स्थितियों को रोकना तथा बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता करना। इन सब में अनुकूल बुद्धिमत्तापूर्ण प्रोत्साहन, मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण की जरूरत होती है। द लिपिनकॉट मैनुअल तथा नर्सिंग विद अ डिफरेंस मॉड्यूल दोनों ही मार्गदर्शक हैं। प्रभावशाली नर्सें कम से कम 4 देखभाल संबंधी समुदायों से जानी जाती हैं। वो समुदाय जिनका विश्वास प्रेमपूर्ण, धर्मी तथा दयावान ईश्वर के प्रति है। नर्सिंग समुदाय, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का समुदाय, असहाय एवं निराश लोगों का समुदाय। नर्सिंग में समुदाय निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह परमेश्वर से लंब रूप संबंध को प्रकट करता है तथा उन सभी के साथ धरातलीय संबंध को भी जो नर्सों के संपर्क में आते हैं। ये स्पष्ट करने के द्वारा कि स्वास्थ्य रक्षा सेवा में परमेश्वर अनेक व्यक्तिगत योग्यताओं, सेवाओं तथा अनुशासन का उपयोग किया करते हैं। यह संबोधित करता है सेवा की गुणवत्ता, संसाधनों के सदुपयोग, सच्चे न्याय एवं दया के महत्व को। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले समुदाय में हम वो सामर्थ्य प्राप्त करते हैं जो कि परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा किए गए सहायक अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होती है।
नर्सिंग समुदाय में हम उस ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं जो संपूर्ण नर्सिंग प्रक्रिया में अभिवृद्धि करता है। स्वास्थ्य सेवा समुदायों के संपर्क से हम सीखते हैं और उन स्वास्थ्य सेवाओं को स्थापित करते हैं जो उचित हैं, पहुंच के भीतर हैं और जीवन की पवित्रता का सम्मान करती हैं। असहाय लोगों के समुदायों से हम सीखते हैं करुणा, आशा और न्यायी तथा प्रेमी परमेश्वर की दया की बहुतायत को। भलाई चाहने का अर्थ है बाधाओं को तोड़ना, प्रार्थना करना, दान देना, प्राप्त करना तथा आशीषें पाना। अपनी 25 वर्ष की आयु में यीशु ने इतना कुछ पा लिया जो कि शारीरिक रूप से सक्षम स्त्री पुरुष अर्जित नहीं कर पाते। उसने अपनी कुशलता का इस्तेमाल किया, मेश के माध्यम से शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के समुदाय के स्वास्थ्य एवं कल्याण में भागीदारी निभाई, अपने पिता को व्यवसाय में मदद पहुंचाई, व्यवसायिक नर्सों तथा दूसरों को कंप्यूटर कौशल विकसित करने में मदद पहुंचाई, राजदूतावास कर्मियों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सुदृढ़ किया। उसकी विकलांगता मददगारों के लिए आय और घर का कारण बनी तथा डॉक्टरों एवं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आय का साधन। उदासी, पीड़ा तथा भरपूर जीवन, इसके अर्थ तथा उद्देश्य के प्रति बढ़ती अंतर्दृष्टि के साथ यीशु अपने देश तथा पड़ोसी देशों के करोड़ों विकलांगों के लिए बुद्धिमत्ता तथा परामर्श का एक नया आयाम जोड़ सकी।